अभिनव द्वारा स्कॉर्पियन किंग के जायंट स्कॉर्पियन को एक ही वार में मार गिराने के बाद उसने तुरंत अपनी नज़र स्नेक वुमन की ओर घुमाई। अभिनव द्वारा देखे जाने पर स्नेक वुमन का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। स्पष्ट रूप से उसके मन में अभिनव के प्रति कुछ डर पैदा हो गया था। आंटी, मेरा वो वार कैसा था? स्नेक वुमन का चेहरा मौत की तरह पीला था। इस बार अभिनव द्वारा बूढ़ी आंटी कहे जाने के बाद उसने बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह डरी हुई थी। अभिनव ने फिलहाल उसे नजरअंदाज किया और इसके बजाय स्कॉर्पियन किंग की ओर देखा। उसका जायंट स्कॉर्पियन गो अभिनव द्वारा मारा गया था और इस समय वह बेहद गुस्से में था। वह 10 साल से अधिक समय से उसका साथी था, जिसे वह युद्ध में भाई मानता था। फिर भी इस भाई को अभिनव ने मार डाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बदला लेना चाहता था। अभिनव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी इंटरनल ची के साथ जो चीजें बना सकते हो वे मेरी तुलना में बड़ी हैं, तुम मुझसे बेहतर हो। इसका मतलब केवल ये है कि तुम्हारी क्षमता और प्रतिभा मुझसे अधिक है। मैं लगभग 40 वर्षों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ। तुम्हारे बारे में क्या? तुमने कितने समय तक कल्टीवेशन किया है? अधिक से अधिक 1 दशक, है ना? तुम मेरी तुलना कैसे कर सकते हो? मैं पूरे 10 वर्षों से एक एक्सप्लोसिव ची मास्टर रहा हूं। तुम केवल 1 या 2 महीने से इसमें हो। अभिनव उसके साथ शब्द बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। तुम बहुत शोर मचाते हो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसने सीधे इनर्जी शेप ट्रांसफॉर्मेशन ब्लेड, जो 10 मीटर लंबा था, एक बार फिर स्कॉर्पियन किंग की ओर घुमाया। स्कॉर्पियन किंग ने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव ची को संघनित किया। अभी मैंने तुम्हारी गैंग ची की एक झलक देखी, अब तुम्हें मेरी झलक देखने दो। उसने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव ची के साथ अभिनव के प्रहार का विरोध करने की तैयारी की। क्रैक! हालांकि जब अभिनव की इनर्जी शेप ट्रांसफॉर्मेशन ब्लेड, जो 10 मीटर लंबी थी, उसकी गैंग ची से टकराई, तो तुरंत कांच के टूटने जैसी आवाज आई। इसके बाद कोई देख सकता था कि उसकी इंटरनल ची द्वारा बनाई गई उसकी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव ची प्रभाव के बिंदु से शुरू होकर मकड़ी के जाले की तरह टूट रही थी। जहां तक स्कॉर्पियन किंग की बात है, उसने ताजे खून की उल्टी की और उसे उल्टा उड़ते हुए भेजा गया। उसका शरीर 10 मीटर उड़ गया और पीछे छोड़ी हुई झील में जा गिरा। अभिनव ने देखा कि स्कॉर्पियन किंग के छोड़ी हुई झील में गिरने के बाद वह जल्दी से भाग गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? अभिनव ने ठंडेपन से उपहास किया और अपनी चाल फिर से चली। इस बार अभिनव हवा में दर्जनों मीटर उछला, आसमान में कूद गया। फिर वह अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड नीचे लाया। बूम! ये प्रहार सीधे नीचे छोड़ी हुई झील पर लक्षित था। एक ही पल में पूरी झील 2 भागों में विभाजित हो गई, एक गहरी दरार बन गई और दोनों तरफ का अपशिष्ट जल अस्थायी रूप से अलग हो गया। स्कॉर्पियन किंग, जो मूल रूप से गंदे पानी के माध्यम से तेजी से भाग रहा था, ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा प्रहार उस पर आएगा, उसे सीधे मारेगा। उसका पूरा अस्तित्व कीमा बन गया। ये दृश्य देखकर स्नेक वुमन पूरी तरह से दंग रह गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शक्तिशाली स्कॉर्पियन किंग को अभिनव द्वारा इतनी आसानी से हराया जा सकता है। ये बस विरोध करने के अवसर के बिना था। उस पल वह भयभीत थी। उसका चेहरा राख जैसा और उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी। स्कॉर्पियन किंग को मारने के बाद अभिनव पहले ही हवा से नीचे उतर चुका था और स्नेक वुमन के सामने प्रकट हुआ। स्नेक वुमन भागने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन उसके सामने का रास्ता पहले ही अवरुद्ध था। तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारी किसी भी मांग को मान सकती हूँ। स्नेक वुमन ने दया की भीख मांगना शुरू कर दिया। अभिनव ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे क्या दे सकती हो? मैं। स्नेक वुमन दंग रह गई। ऐसा लग रहा था कि अभिनव के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी जो वह पेश कर सकती थी। ठीक है, आंटी, जाने का समय हो गया है। अगले जन्म में जवान दिखने और लोगों को घृणित करने की कोशिश मत करना।
अभिनव को उसकी जान बख्शने की कोई इच्छा नहीं थी। वहीं और तभी उसने इनर्जी शेप ट्रांसफॉर्मेशन ब्रॉड स्वॉर्ड को घुमाया, जो एक बार फिर 10 मीटर लंबी थी। ब्रॉड स्वॉर्ड स्नेक वुमन की ओर नीचे झुकी। स्नेक वुमन ने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव ची को संघनित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्रैक! हालांकि उसकी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव ची अभिनव की इनर्जी ट्रांसफॉर्म ब्रॉड स्वॉर्ड के खिलाफ कागज की तरह नाजुक थी। संपर्क होने पर ये तुरंत चकनाचूर हो गई। स्नेक वुमन ने ताजे खून की उल्टी की। उस खून में उसका लाइफ गु था। वह इस आखिरी हताश कदम का उपयोग करना चाहती थी। अभिनव पर चुपके से हमला करने के लिए अपने लाइफ गु का उपयोग करना। वूश! खून के बीच में उसका लाइफ गु, गोल्डन थ्रेड स्नेक किंग, अभिनव की ओर बढ़ा। हालांकि इस समय भी अभिनव सतर्क रहा। बाल की लट की तरह पतले और छाया की तरह तेज गोल्डन थ्रेड स्नेक गु को देखते हुए, ठीक जैसे ही वह अभिनव पर हमला करने वाला था, उसके दूसरे हाथ ने अचानक इनर्जी की एक लौ को संघनित किया। उस इनर्जी फ्लेम ने तुरंत पास आते गोल्डन थ्रेड स्नेक गु को अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति बिल्कुल आग में उड़ने वाले पतंगे की तरह थी, जो स्वेच्छा से मौत की तलाश कर रहा था। आउच! गोल्डन थ्रेड स्नेक गु को लपटों द्वारा निगल लिए जाने के बाद उसने एक तेज चीख निकाली और कुछ ही क्षणों में ये अभिनव की इनर्जी की लपटों से राख में बदल गया। इस समय स्नेक वुमन ने ताजे खून की एक और उल्टी की। इस बार ये इसलिए था क्योंकि उसका लाइफ गु मर गया था और यह उसका ब्लड एसेंस था जिस पर हमला किया गया था, जिससे वह मौलिक रूप से प्रभावित हुई। अब वह लगभग निराशा में थी। अभिनव, मुझे छोड़ दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अपने मास्टर के रूप में सेवा दूंगी। मैं तुम्हें कसम खाए हुए पिता के रूप में स्वीकार करती हूँ। अभिनव अवाक था, अपना होंठ सिकोड़ते हुए। हर कोई गुकिंग की तरह पिता नहीं खेलना चाहता। बस तुम्हारा समय समाप्त हुआ। आह! अभिनव ने अपनी तलवार घुमाई, उसे कमर पर आधा काट दिया। स्नेक वुमन ने दयनीय रूप से चीख निकाली और मौके पर ही मर गई। इसके साथ स्कॉर्पियन किंग और स्नेक वुमन दोनों अभिनव के हाथों मारे गए। हेड्स का सेकंड ऑर्डर पराजित। दूर से ड्रैगन हेराल्ड रुचिरा ने सब कुछ चुपचाप देखा। वह वास्तव में हेड्स ऑर्डर से बच नहीं सकता, है ना? वह बड़बड़ाई। अगर अभिनव वास्तव में हेड्स ऑर्डर से बच गया तो वह उनके बीच लगी शर्त हार जाएगी। इसका मतलब था कि उसे अभिनव को अपना मास्टर कहना होगा। असंभव! ड्रैगन हेराल्ड रुचिरा एक अपरिपक्व बच्चे को अपना मास्टर कहने के विचार को सहन नहीं कर सकी और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। अभी भी 2 आदेश बाकी थे और प्रत्येक आदेश पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली था। अंतिम आदेश तो स्वयं गुकिंग द्वारा पूरा किया जाएगा। वह बच्चा अंत में निश्चित रूप से उसकी मदद की भीख मांगेगा। हालांकि अगर बात वास्तव में चौथे आदेश तक पहुंचती है और गुकिंग व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हैं, तो मुझे भी 100% यकीन नहीं है कि मैं उसे गुकिंग के हाथों से बचा सकती हूँ। रुचिरा ने मन ही मन कहा। आखिरकार वह रहस्यमय गुकिंग की पूरी ताकत नहीं जानती थी। इस समय अभिनव पहले ही युद्ध के मैदान को साफ कर चुका था। उसने स्नेक वुमन की लाश की तलाशी ली और उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि भले ही उसके पास कोई कीमती चीज हो, वह उसे अपने साथ नहीं ले जाती थी। जहां तक स्कॉर्पियन किंग की बात है, उसे कुछ समय पहले अभिनव द्वारा कीमा बना दिया गया था, इसलिए कुछ भी नहीं बचा था। इन दोनों लोगों को मारने से कोई फायदा नहीं हुआ। अभिनव को लगा कि यह काफी अफसोस की बात है। आह भरते हुए वह जाने ही वाला था कि ड्रैगन हेराल्ड रुचिरा अचानक फिर से दिखाई दी। अभिनव, तुम्हारी मार्शल विप्रतिभा और क्षमता वास्तव में आश्चर्यजनक है। यहाँ तक कि अपने समय में ड्रैगन किंग और किंग उपेंद्रनाथ भी तुम्हारी मार्शल प्रतिभा से तुलना नहीं करते थे। जब तक तुम जीवित रहोगे, तुम निश्चित रूप से सबसे मजबूत अर्थ रियल्म बनने के लिए सफलता प्राप्त करोगे, ठीक ड्रैगन किंग और किंग उपेंद्रनाथ की तरह एक शीर्ष अस्तित्व बनोगे। अब जल्दी से हमारे वॉर डिपार्टमेंट में शामिल हो जाओ।
हमें गुकिंग की हत्या से तुम्हारी रक्षा करने दो। ड्रैगन हेराल्ड रुचिरा की बातें सुनकर अभिनव हंसते हुए कहने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुम हारने और मुझे मास्टर कहने से डरती हो? तुम। रुचिरा के पास शब्द नहीं थे। मैं तुम्हारी समय से पहले मौत के बारे में चिंतित हूँ, जिससे ड्रैगन कंट्री को ऐसे प्रतिभाशाली और संभावित मार्शल आर्टिस्ट का नुकसान होगा। अभिनव का चेहरा अचानक बदल गया और उसने दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो, गुकिंग मुझे नहीं मार सकता। इसके अलावा, क्या एक युवा बाज जो हमेशा सुरक्षित रहता है, एक सच्चा बाज बन सकता है? केवल परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से ही वो 9 आसमानों में उड़ सकता है। इतना कहकर अभिनव ने वह जगह छोड़ दी। केवल ड्रैगन हेराल्ड रुचिरा वहां खड़ी रह गई, अभिनव की जाती हुई आकृति को खाली नजरों से देख रही थी। अभिनव, ऐसी प्रतिभा वाले मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। निश्चिंत रहो, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं तुम्हें गुकिंग से बचाऊंगी। हालांकि उसके और अभिनव के बीच एक शर्त थी जिसने चीजों को थोड़ा अप्रिय बना दिया था, लेकिन जब बड़े अच्छे की बात आई तो वह उसे एक तरफ रख सकती थी। ड्रैगन कंट्री वॉर डिपार्टमेंट के एक सदस्य के रूप में वह अभिनव जैसे और युवा मार्शल आर्टिस्ट की उम्मीद करती थी, जो प्रतिभा और क्षमता के धनी हों, क्योंकि वे ड्रैगन कंट्री का भविष्य हैं। और अभिनव जैसी प्रतिभा और क्षमता वाले मार्शल आर्टिस्ट की रक्षा करने के लिए भले ही इसका मतलब अपनी जान देना हो, तो क्या हुआ? वे ड्रैगन ग्रुप के लोग इसी तरह के हैं। उनमें से हर एक का एक ही दृढ़ विश्वास था, वह ये है कि हर ड्रैगन कंट्री मार्शल आर्टिस्ट के एक ड्रैगन की तरह शक्तिशाली होने की उम्मीद करना। दक्षिण पश्चिम में एक छिपी हुई गुफा में एक दुबला-पतला बूढ़ा आदमी खून के तालाब में भिगो रहा था, पालथी मारकर बैठा था। वह खून का तालाब गू-वर्म से भरा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के जहरीले कीड़े रेंग रहे थे, लेकिन एक विशेष रूप से अलग था। यह एक रक्तलाल कनखजूरा था। यह अन्य जहरीले कीड़ों को लगातार खा रहा था। इसके सामने अन्य कीड़े शक्तिहीन थे। बैंग बैंग। तभी गुकिंग ने महसूस किया कि उनके शरीर के भीतर 2 और सबगु मर गए हैं। वे स्नेक वुमन के सबगु, गोल्डन थ्रेड स्नेक गु और स्कॉर्पियन किंग के स्कॉर्पियन गु के अलावा और कोई नहीं थे। स्नेक वुमन और स्कॉर्पियन किंग भी मर गए। गु किंग का चेहरा बेहद गंभीर हो गया जब उन्होंने धीरे धीरे ये शब्द बोले, अभिनव, तुमने मेरे इतने सारे दत्तक बच्चों को मार डाला। तुमने मुझे भारी नुकसान पहुंचाया है और मुझे अपने दिल में नफरत को शांत करने के लिए तुम्हें जीवित पकड़ना होगा और तुम्हें अपने गु पर्सन में बदलना होगा। वह दहाड़ा। उसके चिल्लाने से पूरी गुफा हिलती हुई लग रही थी और खून के तालाब में वह रक्तलाल कनखजूरा क्रोधित होने लगा, अन्य गु कीड़ों को लालच से खाने लगा। ऐसा लगता है कि मुझे तीसरे आदेश के लिए उसे भेजना होगा। गु किंग बड़बड़ाया। मार्शल आर्ट्स डार्क वेब पर हेड्स ऑर्डर की खबरें तेजी से अपडेट की गईं। हेड्स का सेकंड ऑर्डर विफल। स्नेक वुमन और स्कॉर्पियन किंग को अभिनव के हाथों दफनाया गया। मार्शल आर्ट्स ब्लैक मार्केट सेक्शन में इस खबर को तुरंत शीर्ष पर पिन किया गया, जो दिन का सबसे गर्म विषय बन गया, और अनगिनत लोग इस धागे पर टिप्पणी कर रहे थे। क्या मैं ये गलत देख रहा हूँ? क्या संदेश उल्टा है? स्नेक वुमन और स्कॉर्पियन किंग संभवतः अभिनव द्वारा कैसे मारे जा सकते हैं? बिल्कुल, स्नेक वुमन और स्कॉर्पियन किंग दोनों वूशु विशेषज्ञ थे जो कई वर्षों से एक्सप्लोसिव ची मास्टर के स्तर तक पहुंच चुके थे। टीम बनाने पर वे दोनों कैसे मारे जा सकते थे? ऊपर वाले दोस्तों, आपको क्या संदेह है? क्या मार्शल आर्ट्स डार्क वेब कभी अपनी खबरों के साथ गलत रहा है? हे भगवान, मेरी सारी संपत्ति दूसरे आदेश पर लगी थी। मैंने इस बार एक भाग्य खो दिया। हाँ, सट्टेबाज कुत्तों का एक झुंड। तुम बैंकर से 3 गुना जीतना चाहते हो। ये महसूस नहीं करते कि बैंकर तुम्हारा मूलधन चाहता है। मैंने तुमसे कहा था 10 दाव 9 हार, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। क्या तुम अब हक्के बक्के हो? ऊपर वाला आदमी, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें पिछली पोस्ट में
दूसरे आदेश पर अपनी सारी संपत्ति दाव पर लगाते देखा था। तुम अब सब कुछ खोने के बाद इनकार कर रहे हो, है ना? हाँ 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 हाँ, शुक्र है कि मैंने तीसरे आदेश पर दाव लगाया। तीसरा आदेश फिर से कितना है? वाह, मैंने कभी जीतने की उम्मीद नहीं की थी, बस मजे के लिए कुछ दसियों हजार का दाव लगाया। अब ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा लाभ कमाने जा रहा हूँ। तीसरे आदेश के लिए गु किंग किसे भेजेंगे? मार्शल आर्ट्स डार्क वेब में जिन्होंने दाव लगाए थे वे सबसे अधिक मुखर थे। कुछ विलाप कर रहे थे, कुछ दर्द में थे, कुछ ने छत पर मिलने की योजना बनाई। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो हंसे और भाग्यशाली महसूस किया। निस्संदेह ये वे लोग थे जिन्होंने तीसरे आदेश पर दाव लगाया था। इस समय हर कोई उत्सुक था, गु किंग तीसरे आदेश के लिए किसे भेजेंगे? लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद उन्हें गु किंग से केवल एक साधारण संदेश मिला, तीसरा आदेश जारी। इसमें यह नहीं बताया गया कि कौन, बस 3 सीधे शब्द। लेकिन हर कोई जानता था ये जितना सरल था उतना ही भयानक। कैपिटल सिटी में विराज, अश्मी और अन्य लोग अभिनव की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे थे। मूल रूप से विराज 2 दिन पहले ही कल्टिवेशन के लिए एकांतवास में जाने में सक्षम थे, लेकिन क्योंकि वह सेकंड ऑर्डर का परिणाम देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने एकांतवास के समय को स्थगित कर दिया। जब मार्शल आर्ट्स डार्क वेब ने सेकंड ऑर्डर के परिणाम की घोषणा की, तो विराज के चेहरे पर कुछ निराशा दिखाई दी। हालांकि उन्होंने चौथे आदेश में गु किंग द्वारा खुद अभिनव के मारे जाने पर दाव लगाया था, लेकिन अगर अभिनव पहले ही स्नेक वुमन और स्कॉर्पियन किंग द्वारा मारा जाता तो उन्हें खुशी होती। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि स्नेक वुमन और स्कॉर्पियन किंग के सेना में शामिल होने के बावजूद वे अभिनव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अभिनव की मार्शल आर्ट्स की ताकत, मुझे डर है, उसे ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 20 में रख सकती है। मिस्टर शुइजिंग ने आह भरी। उन्हें अफसोस हुआ क्योंकि उन्होंने सेकंड ऑर्डर पर करोड़ों का दाव लगाया था। अब जब परिणाम सामने आ गए थे तो वे करोड़ों पानी में फेंकने के समान थे। उन्होंने सोचा था कि वे मुनाफा कमा सकते हैं, कौन जानता था कि वे अपना मूल निवेश भी खो देंगे। वास्तव में 10 में से 9 दाव हार की ओर ले जाते हैं। यह वास्तव में कुछ हद तक अप्रत्याशित है। विराज ने भी कहा, आगे हम देखेंगे कि हेड्स ऑर्डर के थर्ड ऑर्डर का क्या होता है। केवल इस बार मार्शल आर्ट्स डार्क वेब पर गु किंग ने ये निर्दिष्ट नहीं किया कि वे किसे भेजेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये ग्रैनी गु हो सकती हैं। ग्रैनी गु का नाम सुनते ही मिस्टर शुइजिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। उनकी आंखों में गहरा डर दिखाई दे रहा था। वह एक अत्यंत भयानक अस्तित्व थीं, इस हद तक कि केवल उनके नाम का उल्लेख करने से ही मिस्टर शुइजिंग की क्षमता का व्यक्ति भी आशंकित हो जाता था। ग्रैनी गु, वह कौन है? अश्मी ने जिज्ञासा से बगल से पूछा, दुनिया के तौर तरीकों में अनुभवहीन और इस बात से अनजान कि ग्रैनी गु कौन थीं। ग्रैनी गु, गु किंग की प्रेमिका है, एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति। हॉल ऑफ डार्क किंग में केवल वही लोग उनसे लड़ सकते हैं जो 5 एल्डर्स के स्तर के हैं। उन्होंने एक बार एक विशेषज्ञ की हत्या कर दी थी जो एक्सप्लोसिव ची मास्टर के शिखर पर था और ड्रैगन रैंकिंग में 13वें स्थान पर था। विराज का वृत्तांत सुनकर अश्मी का चेहरा थोड़ा बदल गया। उन्होंने वास्तव में ड्रैगन रैंकिंग में 13वें स्थान पर रहने वाले किसी व्यक्ति को मार डाला। हॉल ऑफ डार्क किंग का वास्तव में एक गहरा आधार है, विराज ने हंसते हुए कहा, अन्यथा वे वॉर डिपार्टमेंट या ड्रैगन गेट जैसी संस्थाओं को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? ठीक है, आज से मैं अपना एकांतवास शुरू कर रहा हूँ। मैं हाफ स्टेप अर्थ रियल्म पावर हाउस तक पहुंचने का प्रयास करूंगा और आधे साल के भीतर ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 10 में जगह बनाऊंगा। अगर अभिनव इस बार नहीं मरता है तो आधे साल बाद मैं, विराज, व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूंगा। अश्मी और मिस्टर शुइजिंग ने एक के बाद एक सिर हिलाया। अपने एकांतवास की तैयारी करने से पहले विराज ने उन दोनों के लिए निर्देश छोड़े। अश्मी, मिस्टर शुइजिंग, जब मैं एकांतवास में हूँ तो जाह्नवी कपूर की देखभाल करना।
तुम्हें जाह्नवी कपूर को भागने नहीं देना चाहिए। इससे भी बदतर, तुम उसे अन्य पुरुषों के साथ संपर्क नहीं करने दे सकते। उसकी पवित्रता किसी और द्वारा नहीं ली जानी चाहिए। जिस पर मैं जोर दे रहा हूँ वह अभिनव है। बिल्कुल भी अभिनव को जाह्नवी कपूर के साथ संपर्क न करने दें। नहीं उसे ये जानने दें कि अभिनव ही मास्टर प्रताप है। कुछ दिनों तक जाह्नवी कपूर के साथ बातचीत करने के बाद विराज को एहसास हुआ कि वह उसे मास्टर प्रताप समझने की गलती कर रही थी। विराज यह भी देख सकता था कि उसका दिल मास्टर प्रताप पर टिका था। वह मास्टर प्रताप को अपने सपनों का राजकुमार मानती थी, एक बहादुर नायक जिसने उसे कई मौकों पर बचाया था। और अभिनव ही मास्टर प्रताप था। अगर जाह्नवी कपूर को सच्चाई का पता चल गया तो वह सगाई तोड़ सकती है। यह कुछ ऐसा था जिसे विराज कभी नहीं होने दे सकता था। उसे जाह्नवी कपूर की पवित्रता चाहिए थी। आधे साल के एकांतवास से बाहर आने पर हाफ स्टेप अर्थ रियल में टूटने और अभिनव को हराने के बाद उसे अपने शरीर में अजीब बीमारी को दबाने के लिए जाह्नवी कपूर के शरीर का उपयोग करने की आवश्यकता थी। अन्यथा भले ही वह अभिनव को हरा दे, वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। अश्मी ने संघर्ष महसूस किया। उसके दृष्टिकोण से विराज निस्संदेह एक घटिया आदमी था जो किसी को शादी के लिए धोखा दे रहा था। लेकिन यह उसका चचेरा भाई था जिसकी उसने बचपन से ही प्रशंसा की थी और वे खून का रिश्ता साझा करते थे। उनका सैनी परिवार भी उसके इस चचेरे भाई के समर्थन पर निर्भर था। इसलिए चाहे वह अंदर से कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह केवल उसके आदेशों का पालन कर सकती थी। हाँ चचेरे भाई, मैं जाह्नवी कपूर की रक्षा करूंगी, उसे अन्य पुरुषों के साथ संपर्क नहीं करने दूंगी। नहीं, मैं उसे ये जानने दूंगी कि अभिनव ही मास्टर प्रताप है। अश्मी ने भींचे हुए दांतों के बीच से कहा। ठीक है। इतना कहकर विराज अपने मास्टर किंग उपेंद्रनाथ को खोजने और अपनी वापसी शुरू करने के लिए चला गया। दक्षिण पश्चिम में एक गुफा में गु किंग इस गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। हमारे बेटे अंशित को मार दिया गया है, गु किंग ने गुफा से कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, गुफा से एक दहाड़ आई, जिसके बाद पूरी गुफा ढहने की गड़गड़ाहट की आवाज आई। ढहती गुफा से बाहर धूल और रेत के गुबार के बीच एक विशाल काला सांप निकला। काले सांप के ऊपर एक छोटी बूढ़ी औरत खड़ी थी जो एक मम्मी जैसी लग रही थी और 1.5 मीटर से भी कम लंबी थी। उसका शरीर जहरीले सांपों की अधिकता से घिरा हुआ था। यह व्यक्ति गुकिंग की पूर्व प्रेमिका ग्रैनी गु थी और अंशित की जैविक माँ भी, जिसे अभिनव ने मार डाला था। उसकी आवाज कर्कश और शोकाकुल थी जब वह चिल्लाई, वह कौन है जिसने अंशित को मारा? तुम बूढ़े, तुमने उसकी अच्छी तरह रक्षा क्यों नहीं की? गु किंग के चेहरे पर शर्म दिखाई दी। कहा, अंशित को मारने वाला अभिनव नाम का एक आदमी है। वह नक्षत्र नगर प्रोविंस मेरानूर सिटी में है, केवल 20 साल का एक युवा सेक्ट मास्टर। तुमने अंशित का बदला क्यों नहीं लिया? ग्रैनी गु ने तब जोर से मांग की। गु किंग ने आह भरी, मैंने पहले ही उसे मारने के लिए अपने छठे दत्तक पुत्र ब्लड सिल्कवर्म यंग मास्टर, तीसरी दत्तक पुत्री स्नेक वुमन और दूसरे दत्तक पुत्र स्कॉर्पियन किंग को भेजा था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। इसके बजाय वे उसके द्वारा मारे गए। यह आदमी स्वर्ग द्वारा प्रदान किया गया एक कौतुक है। मेरे बेटे को मारने के लिए मुझे परवाह नहीं है कि क्या वह स्वर्ग द्वारा प्रदान किया गया एक कौतुक है। उसे 10,000 टुकड़ों में चकनाचूर किया जाना चाहिए। ग्रैनी गु आसमान की ओर चिल्लाई। वह फिर तुरंत निकल पड़ी, मेरानूर की ओर बढ़ रही थी। अभिनव के लौटने के बाद ड्रैगन एनवॉय रुचिरा चुपके से उसका और भी बारीकी से पीछा करने लगी। इससे अभिनव को लगा कि वह उसकी निगरानी में जी रहा है। इसने उसे बहुत असहज बना दिया। उसने चुपके से पीछा करती रुचिरा को पाया और कहा, इस तरह मेरा पीछा मत करो, मेरी कोई निजता नहीं है। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा ने जवाब दिया, यह नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा करनी चाहिए। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकती। तुम वॉर डिपार्टमेंट की हो। अभिनव, अवाक, अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका।
क्या तुम वॉशरूम तक भी मेरा पीछा करने वाली हो? अभिनव ने गुस्से में कहा। मैं बाहर से तुम पर नजर रखूंगी। ड्रैगन एनवॉय रुचिरा ने उदासीनता से जवाब दिया। अभिनव वास्तव में शब्दों के लिए तरस गया और आह भरी। उसके पीछा करने के साथ अभिनव वास्तव में कुछ भी निजी नहीं कर सकता था, लेकिन अभिनव के पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह रुचिरा को वापस नहीं भेज सकता था। लौटने के बाद उसने मार्शल आर्ट्स डार्क वेब पर खबरों पर भी ध्यान दिया। ये देखना चाहता था कि गुकिंग के थर्ड ऑर्डर द्वारा किसे भेजा जाएगा, लेकिन मार्शल आर्ट्स डार्क वेब को देखते हुए केवल उन 4 सरल शब्दों को देखकर उसे भी सिरदर्द महसूस हुआ। गु किंग का थर्ड ऑर्डर किसे भेजेगा? अभिनव ने मन ही मन बड़बड़ाया। इस समय संजीव नड्डा ने एक कॉल किया। ड्रैगन लॉर्ड, मैं ड्रैगन गेट की नक्षत्र नगर शाखा के सभी विशेषज्ञों को मेरानूर ले आया हूँ। यह अभिनव के निर्देश पर था क्योंकि वह अनिका जी और सिमरन कपूर की सुरक्षा को लेकर कुछ चिंतित था। इसलिए पहले उसने संजीव नड्डा से नक्षत्र नगर शाखा के सभी विशेषज्ञों को लाने के लिए कहा था। इसका उद्देश्य निश्चित रूप से अनिका जी और सिमरन कपूर की रक्षा करना था। अभिनव ने सिर हिलाया, पूछा, लीडर नड्डा, क्या आप हेड्स के 5 एल्डर्स में से एक गुकिंग के अधीन किसी अन्य भयानक व्यक्ति के बारे में जानते हैं? संजीव नड्डा ने उत्तर दिया, ड्रैगन लॉर्ड, क्या आप यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुकिंग का थर्ड ऑर्डर किसे भेजेगा? हाँ। संजीव नड्डा ने दूसरी तरफ एक पल के लिए विचार किया और कहा, गुकिंग के अधीन उनका पहला दत्तक पुत्र बाई पाओ और उनकी प्रेमिका ग्रैनी गु हैं। उस बाई पाओ की ताकत ड्रैगन रैंकिंग पर 20वें स्थान के आसपास किसी के लिए एक मुकाबला होने का अनुमान है। जहां तक उनकी प्रेमिका ग्रैनी गु की बात है, वह और भी भयानक हैं। एक बार ड्रैगन रैंकिंग पर 13वें मास्टर की हत्या करने का प्रयास कर चुकी हैं। इसके अलावा वह अंशित की जैविक माँ है, जिसे तुमने मार डाला। ये सुनकर अभिनव ये कहे बिना नहीं रह सका, तो ये बहुत संभावना है कि हेड्स ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर ये ग्रैनी गु है। हाँ ड्रैगन लॉर्ड, ये ग्रैनी गु निर्दयी है और कभी किसी अपमान को बिना बदला लिए नहीं जाने देगी। जब उसने ड्रैगन रैंकिंग पर 13वें रैंक वाले मास्टर की हत्या की, तो उसका कारण केवल ये था कि उस आदमी ने उसे बहुत बदसूरत होने के लिए डांटा था। और चूंकि तुमने उसके बेटे को मार डाला, मुझे डर है कि वह तुम्हारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। अभिनव के भाव और भी गंभीर हो गए। वह स्वाभाविक रूप से दूसरी पार्टी से नहीं डरता था, लेकिन गुदाओं की दुनिया के लोग छिपना और छाया में कार्य करना पसंद करते थे। हालांकि वह उसके गुजहर से नहीं डरता था, लेकिन उसके आसपास के लोग निश्चित रूप से थे। सौभाग्य से संजीव नड्डा ने ड्रैगन गेट के कई विशेषज्ञों को मेरानूर पहुंचाया। लीडर नड्डा, तो मैं आपको सुरक्षा का काम सौंपता हूँ। अभिनव ने ईमानदारी से जोर दिया। हाँ, संजीव नड्डा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। फोन रखने के बाद अभिनव ने शुरू में अस्पताल जाने की योजना बनाई, लेकिन कुछ सोचने के बाद वह नहीं गया। इन कुछ दिनों में उसने अस्पताल में अनिका जी और सिमरन कपूर से मिलने की योजना नहीं बनाई। दिन भर अभिनव हॉलिडे विलेज के विला में रहा और उसे नहीं पता था कि ग्रैनी गु पहले ही मेरानूर पहुंच चुकी थी। इसके अलावा उसने गु टेक्निक का उपयोग करके चुपचाप उसकी निगरानी करने के लिए पहले ही गु वर्म्स भेज दिए थे। अभिनव, है ना? तुमने मेरे बेटे अंशित को मार डाला। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, उसने कहा। मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाकर मारना चाहती हूँ। तुम्हें ये देखते हुए कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी वजह से पीड़ित हैं, तुम्हें अपराध बोध से भरकर मौत से भी बदतर जी रही हूँ। यह अथक तामसिक ग्रैनी गु थी। केवल अभिनव को मारना उसे लगा पर्याप्त नहीं था। वह उसके करीबी लोगों को भी तड़पाना चाहती थी, अभिनव के जीवन को नर्क बनाना चाहती थी। हालांकि अभिनव विला में रहा। इन 2 दिनों तक किसी से संपर्क नहीं किया। अगले दिन तक कोई उससे उसके विला में मिलने आया और आगंतुक आश्चर्यजनक रूप से श्रुति कपूर थी, जो कैपिटल सिटी में कपूर फैमिली की स्टार थी।
वह ओल्ड फैंग के साथ आई, अभिनव को ऑफ गार्ड पकड़ लिया। श्रुति कपूर यहाँ किस लिए है? दोनों ने अभी तक विला में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन अभिनव, जो अंदर था, ने पहले ही उन्हें दरवाजे पर खड़े महसूस कर लिया था। मिस्टर अभिनव, श्रुति मिलने आई है। श्रुति कपूर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विला के अंदर की ओर चिल्लाई। अभिनव की आवाज अंदर से आई, कृपया अंदर आएं। श्रुति कपूर ने ओल्ड फैंग के साथ प्रवेश किया। वे दोनों अब मुख्य रूप से हेड्स ऑर्डर के सेकंड ऑर्डर की विफलता के कारण अभिनव की तलाश कर रहे थे। इसने श्रुति कपूर को अभिनव की शक्ति का एहसास कराया। ऐसे मजबूत युवा सेक्ट मास्टर ने श्रुति कपूर को उसे भर्ती करने के विचार पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। यदि वह अभिनव को कैपिटल सिटी से कपूर फैमिली में ला सके और उसे अपना प्रशंसक समर्थक बना सके, तो वह, श्रुति कपूर, निश्चित रूप से भविष्य में उसकी मदद से पूरे कपूर फैमिली को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। कपूर फैमिली को और आगे ले जाएं। है, मैं उस सिमन कपूर से कम नहीं हूं। अगर मैं अभिनव को भर्ती करने के लिए खुद का उपयोग करने को तैयार हूं, तो वह कैसे मना कर सकता है? यही उसका विचार था। उसका मानना था कि एक पुरुष के रूप में अभिनव निश्चित रूप से उसे अस्वीकार करने में सक्षम नहीं होगा। प्रवेश करने पर श्रुति कपूर ने खिलखिलाते हुए अभिनव से कहा, मिस्टर अभिनव, आप वास्तव में युवा और होनहार हैं। मैंने कैपिटल सिटी में बहुत सारे युवा मास्टर्स देखे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आपसे तुलना नहीं कर सकता। यहाँ तक कि विराज, कैपिटल सिटी का शीर्ष युवा मास्टर भी आत्मविश्वास से ये नहीं कह सकता कि वह आपसे बेहतर है। अभिनव ने भौहें सिकोड़ी, सीधे बोलो, इधर-उधर की बातें मत करो। मिस्टर अभिनव, आप वास्तव में सीधे हैं, श्रुति कपूर ने हंसते हुए कहा। उसने ओल्ड फैंग को संकेत दिया, थोड़ी देर के लिए एक तरफ हटने के लिए। ओल्ड फैंग समझ गए और विला से चले गए। एक बार जब ओल्ड फैंग बाहर निकल गए, तो श्रुति कपूर ने अचानक अपनी स्कर्ट गिरा दी और कहा, मिस्टर अभिनव, हमारे कपूर फैमिली में शामिल हो जाएं। जब तक आप हमारे कपूर फैमिली में शामिल होते हैं, मैं आपकी हूं। साथ में हम एक महान करियर बना सकते हैं। श्रुति कपूर की अचानक हरकत ने वास्तव में अभिनव को चौंका दिया। कपूर फैमिली के साथ पिछले मामलों की वजह से अभिनव ने बाद में श्रुति कपूर की पृष्ठभूमि को देखने का एक बिंदु बनाया था। वह जानता था कि वह न केवल कैपिटल सिटी से कपूर फैमिली की यंग मिस थी, बल्कि एक सुपरस्टार भी थी। इसके अलावा वह अपनी शुद्ध और मासूम छवि के लिए जानी जाती थी। सार्वजनिक रूप से कोई नहीं जानता था कि वह कितनी शुद्ध हो सकती है। अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में अभिनव के सामने अपनी पोशाक उतारना शुरू कर दिया। इस तरह से उसे भर्ती करने की उम्मीद थी। अभिनव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सिर हिलाया, कहा, तुम्हारे पास एक अच्छा फिगर है। अभिनव के शब्दों को सुनकर वह आकर्षक रूप से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। सिमन से बुरा नहीं है ना? इसके अलावा मेरी पहचान सिमन की तुलना में और भी आकर्षक है। दसियों हजार प्रशंसकों के साथ एक सुपरस्टार होने के अलावा मैं कैपिटल सिटी से कपूर फैमिली की यंग मिस भी हूँ। यदि मुझे भविष्य में आपकी मदद मिलती है, तो कपूर फैमिली का उत्तराधिकारी बनना अच्छी तरह से पहुंच के भीतर होगा। हमारा सहयोग एक जीत-जीत की स्थिति होगी। एक बार जब मैं कपूर फैमिली को संभाल लेती हूँ, तो मैं आपकी ताकत बढ़ाने में भी मदद कर सकती हूँ। आपके पास अधिक अधिकार और अधिक धन होगा, और मैं खुले विचारों वाली हूँ। जब तक आप मुझे एल्डर कपूर के कब्जे से उस चीज को प्राप्त करने में मदद करते हैं, मैं आपको बाहर अन्य सुंदर महिलाओं के साथ रहने को बर्दाश्त कर सकती हूँ। आप सिमन के साथ रहना भी जारी रख सकते हैं। उसने अपनी सारी शर्तें रखीं। अपनी खुले विचारों वाली बात करते समय उसने अपनी छाती भी थपथ पाई। उसकी नज़र में ऐसी शर्तें किसी भी पुरुष के लिए अनूठा होनी चाहिए। अभिनव शुरू से ही चुप था। दूसरी ओर श्रुति कपूर मुस्कुराती रही और आगे कहा, इसके अलावा मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। मैं पहले कभी किसी आदमी के साथ नहीं रही हूँ। मैं अभी भी अनुभवहीन हूँ।
इस पल तक अभिनव ने आखिरकार बात नहीं की। उसने श्रुति कपूर को आधी मुस्कान के साथ देखा और सीधे कहा, माफ करना, हालांकि तुम्हारा प्रस्ताव आकर्षक है, मैं अभी भी सहमत नहीं हो सकता। क्यों? श्रुति कपूर ने अविश्वास से पूछा। कोई कारण नहीं, मुझे बस तुम पसंद नहीं हो। अभिनव ने अपने हाथ फैलाए। यह सुनकर श्रुति कपूर दबी हंसी हंसे बिना नहीं रह सकी। अभिनव, हम दोनों वयस्क हैं। हमारा सहयोग आपसी लाभ के बारे में है। तुम मुझे पाते हो और मैं जो चाहती हूँ उसे पाने के लिए तुम्हारी मार्शल पावर का उपयोग करती हूँ। पसंद करने का किसी भी चीज से क्या लेना देना है? अभिनव ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। कहा, तो इसीलिए मैं सहमत नहीं हूँ। लाभ की खातिर तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण कर सकती हो, तो बाद में लाभ के लिए तुम मुझे मेरी मौत के लिए भी भेज सकती हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपनी पोशाक वापस पहन लो और जाओ। ये सुनकर श्रुति कपूर का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। ये पहली बार है जब मैंने खुद को एक आदमी के सामने इस तरह पेश किया है। आपके सहयोग को पाने के लिए खुद को सौदेबाजी की चिप के रूप में उपयोग करते हुए, और आपने मुझे अस्वीकार कर दिया। क्या आप जानते हैं कि मैं इसके लिए आपसे कितनी नफरत करूंगी? श्रुति कपूर ने ठंडेपन से कहा। चाहे तुम मुझसे नफरत करो या ना करो, मेरे लिए क्या है? अभिनव उदासीन था। ठीक है अभिनव, इसे याद रखना। मैं तुम्हें मुझे अस्वीकार करने की कीमत का एहसास कराऊंगी। श्रुति कपूर। इतना कहने के बाद श्रुति कपूर ने जल्दी से अपनी पोशाक वापस पहन ली। फिर वह गुस्से में चली गई। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो अभिनव ने एक और वाक्य जोड़ा। मिस श्रुति कपूर, सिस्टर सिमन के साथ आपके थोड़े से खून के रिश्ते को देखते हुए मैं आपको सलाह देता हूं कि किसी आदमी के सामने आसानी से अपनी पोशाक न उतारें। नहीं तो जिस दिन आपको वास्तव में किसी आदमी से प्यार हो जाएगा, आपको निश्चित रूप से पछतावा होगा। श्रुति कपूर, जो जाने ही वाली थी, इन शब्दों को सुनकर सख्त हो गई। उसने खारिज करते हुए कहा, मैं, श्रुति कपूर, मुझे क्या करना है, इस पर आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। इस जीवन में मैं किसी भी आदमी से प्यार नहीं करूंगी। इस दुनिया में एक भी आदमी मेरे प्यार के लायक नहीं है। और अभिनव, अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। मैंने अभी तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया वह केवल इसलिए था क्योंकि तुम काफी मूल्यवान थे। खत्म करने के बाद वह पीछे मुड़कर देखे बिना चली गई। जिस पल वह मुख्य द्वार से बाहर निकली, ओल्ड बाल पास आया। ओल्ड बाल ने पूछा, मिस, ये कैसा रहा? क्या अभिनव आपके साथ सहयोग करने को तैयार है? अगर वह तैयार है तो चलो तुरंत कैपिटल वापस चलते हैं और ओल्ड एंसेस्टर से उसकी रक्षा करने के लिए कहते हैं, ताकि वह पिछले 2 हेड्स ऑर्डर का पीछा करने से बच सके। यह आदमी वास्तव में एक दुर्लभ जीनियस है। अगर हम उसे अपनी तरफ कर सकते हैं तो यह लियू बेई के पास वोलांग होने, हान के सम्राट गाओजू के पास हान जिन होने, राजा वू के पास जियांग टाइगोंग होने जैसा होगा। श्रुति कपूर ने अपना सिर हिलाया और उपहास किया। उसने मुझे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया? ओल्ड बाल सख्त हो गया और जल्दी से पूछा, क्या आपने सभी शर्तों का उल्लेख किया था? क्या कुछ ऐसा था जिसे आपने रोक रखा था? मैंने कुछ भी नहीं रोका। मैंने अपनी सभी शर्तें बताईं, लेकिन वह बस सहमत नहीं हुआ। उसका कारण क्या था, ये समझ में नहीं आता है। मिस, आप खुद को देने को तैयार थी। एक आदमी के रूप में वह आपको कैसे अस्वीकार कर सकता था? उसने कहा कि वह मुझे पसंद नहीं करता। श्रुति कपूर ने अपने दांत पीस लिए। अभी अभिनव द्वारा अस्वीकार किए जाने के बारे में सोचते हुए उसे अपमान की गहरी भावना भी महसूस हुई। शर्मिंदा और गुस्से में उसने कहा, ठीक है, अगर वह सहयोग नहीं करना चाहता है तो भूल जाओ। चलो बस उसे पिछले 2 हेड्स ऑर्डर के तहत मरते हुए देखते हैं। वह वास्तव में सोचता है कि सिर्फ इसलिए कि वह 2 आदेशों से बच गया, वह बाकी सब कुछ अनदेखा कर सकता है। ओल्ड बाल ने बार बार आ भरी, ये महसूस करते हुए कि ये बहुत अफसोस की बात है। अगर अभिनव मदद करने को तैयार होता
तो उसका मानना था कि वह मिस को पूरी कपूर फैमिली पर कब्जा करने में सहायता कर सकता था। श्रुति कपूर को नहीं पता था कि अभिनव के पास उसकी यात्रा की निगरानी ग्रैनी गु के एक गु वर्म द्वारा की गई थी। छाया में छिपी ग्रैनी गु ने उपहास किया, अभिनव, ऐसा लगता है कि इस महिला का तुम्हारे साथ एक महत्वपूर्ण रिश्ता है। गु वर्म से उसे जो जानकारी मिली वह ये थी कि श्रुति कपूर ने अभिनव के सामने अपनी पोशाक उतार दी थी। उन दोनों ने क्या कहा यह गु वर्म द्वारा नहीं बताया जा सकता था, लेकिन उस विवरण के साथ ग्रैनी गु को लगा कि उनके रिश्ते की प्रकृति का न्याय करने के लिए ये पर्याप्त था। उसने सोचा, श्रुति कपूर अभिनव की महिला होनी चाहिए, नहीं तो वह उसके सामने अपने कपड़े क्यों उतारेगी। ऐसी अंतरंग हरकतें केवल जोड़ों के बीच की जाती हैं, है ना? ग्रैनी गु ने श्रुति कपूर पर अपनी नजरें जमा लीं और चुपके से कहा, मैं तुम्हें पकड़ूंगी और तुम्हें ठीक से तड़पाऊंगी। फिर मैं अभिनव को आने और देखने के लिए कहूंगी कि उसकी महिला मेरे हाथों कैसे पीड़ित होती है। हे। श्रुति कपूर ओल्ड बाल के साथ हॉलिडे विलेज से निकल गई। ड्राइवर कार चला रहा था, ओल्ड बाल आगे की सीट पर और श्रुति कपूर पीछे। श्रुति कपूर अभी भी उस घटना को लेकर नाराज थी जो अभी हुई थी और अपने फोन पर मार्शल आर्ट्स डार्क वेब में लॉगिन कर रही थी ताकि हेड्स ऑर्डर के बारे में संदेश देख सके। वह थर्ड ऑर्डर के अपडेट का अनुसरण कर रही थी। हालांकि गु किंग ने केवल 4 शब्द कहे थे, थर्ड ऑर्डर, बाहर, लेकिन मार्शल आर्ट्स डार्क वेब पर कई लोग पहले से ही अनुमान लगा रहे थे कि थर्ड ऑर्डर द्वारा भेजा गया व्यक्ति कौन हो सकता है। कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला था कि गु किंग द्वारा थर्ड ऑर्डर के लिए भेजा गया व्यक्ति ग्रैनी गु होने की संभावना थी। ग्रैनी गु शब्द देखकर श्रुति कपूर उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी। अभिनव, इस बार तुम निश्चित रूप से मरोगे। ग्रैनी गु वह हैं जिन्होंने ड्रैगन रैंकिंग पर 13वें स्थान के विशेषज्ञ की हत्या की थी। तुम महान क्षमता वाले हो सकते हो, लेकिन क्या तुम 13वें स्थान वाले का मुकाबला कर सकते हो? हैं, ग्रैनी गु निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन को मौत से बदतर बना देंगी। मैं बस बैठकर तमाशा देखूंगी। अभिनव के हालिया इनकार के कारण वह और भी अधिक अभिनव को दयनीय स्थिति में देखना चाहती थी। वह यहाँ तक उम्मीद कर रही थी कि ग्रैनी गु अभिनव को ठीक से तड़पाएंगी, अधिमानतः गु वर्म्स को उसे कुतरने देकर। उसने गु टेक्निक यातना के तरीकों के बारे में सुना था। गु टेक्निक द्वारा अभिनव को तड़पाए जाने के बारे में सोचते हुए उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान अनिवार्य रूप से दिखाई दी। लानत है। हालांकि उसी पल कार ने अचानक जोर से ब्रेक लगाया। श्रुति कपूर समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी और उसका सिर उसके सामने वाली सीट से टकरा गया, जिससे उसे दर्द हुआ। उसने अपना माथा छुआ और चिल्लाई, ये किस तरह की ड्राइविंग है? तुमने अचानक ब्रेक क्यों लगाया? ड्राइवर ने दहशत में जवाब दिया, मिस, आगे सड़क पर एक बहुत बड़ा सांप है। श्रुति कपूर एक पल के लिए दंग रह गई और फिर जल्दी से आगे देखा। वास्तव में कार के सामने सड़क पर लगभग 10 मीटर लंबा और एक वयस्क की बाह जितना मोटा सांप सड़क पर कुंडली मारे बैठा था। यह कार का रास्ता रोक रहा था। सांप को देखकर श्रुति कपूर को कुछ डर महसूस हुआ और उसने तुरंत ओल्ड बाल की ओर देखा। ओल्ड बाल का चेहरा भी थोड़ा सा सिकुड़ गया जब उसने श्रुति कपूर से कहा, मिस, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है। ओल्ड बाल के कार से बाहर निकलने के बाद वह बड़े सांप पर चिल्लाया, दुष्ट जानवर, दूर हट जा, वरना मैं सूप के लिए तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। उसके बोलने की देर थी कि एक कर्कश आवाज सुनाई दी। ओह! आवाज स्पष्ट रूप से बड़े सांप से नहीं, बल्कि उसके बगल से आई थी। इस समय एक बूढ़ी औरत, जो 1.5 मीटर से भी कम लंबी थी और जहरीले सांपों में लिपटी हुई थी, सांप के बाईं ओर से उभरी। उसकी धुंधली आंखें एक जहरीले सांप की तरह हरी चमक बिखेर रही थीं, जो अविश्वसनीय रूप से भयानक लग रही थी। इस बदसूरत बूढ़ी औरत को अचानक प्रकट होते देख ओल्ड बाल को मतली महसूस होने से रोका नहीं जा सका। उसने उस समय बहुत ज्यादा नहीं सोचा और सीधे डांटा, ये बदसूरत औरत कहाँ से आ गई?
हमारी मिस का रास्ता रोक रही है। क्या तुम मरना चाहती हो? सोच रही हो कि तुम भयंकर लग रही हो क्योंकि तुम सांपों में लिपटी हो। मानो या ना मानो, मैं तुम्हें एक हथेली से टुकड़ों में कुचल दूंगा। ये सुनकर ग्रैनी गू भयानक रूप से हंसी। जिस आखिरी आदमी ने मुझसे इस तरह बात की थी, लोग उसे मास्टर मिंगयू कहते थे। कहा जाता है कि वह ड्रैगन रैंकिंग पर 13वें स्थान पर था, लेकिन उसका अंत काफी दयनीय था। मेरे खजानों ने उसे जिंदा कुतर कुतर कर मार डाला। यह सुनकर ओल्ड बाल अचंभित रह गया। तभी उसे अंततः एहसास हुआ, आप ग्रैनी गू हैं। हाँ, तो तुम मेरे बारे में जानते हो। ग्रैनी गू ने एक और भयानक हंसी छोड़ी। ओल्ड बाल का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया, जैसे कि उसका चेहरा बर्फ की एक परत से ढका हो, जो मौत जैसा सफेद हो गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसने कहा, सीनियर, मैं अंधा था और आपकी प्रतिष्ठित उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका। मैंने पहले जो कहा वह सब मजाक में था। कृपया इसे गंभीरता से न लें। मजाक है तो अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये भी एक मजाक है। जैसे ही ग्रैनी गू ने ये कहा, उन्होंने अपनी चाल चली। एक छोटा सांप प्रकाश की एक लकीर की तरह उड़ गया। हालांकि ओल्ड बाल भी बहुत मजबूत था, लेकिन वह ग्रैनी गू का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने चकमा देने का प्रयास किया, लेकिन उसकी गति पर्याप्त नहीं थी। छोटे सांप ने सीधे उसकी गर्दन पर काट लिया। जिस जगह पर उसने काटा वह जल्दी से काला और सूज गया। जहर तुरंत उसकी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बह गया और पूरे शरीर में फैल गया। सीनियर, मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो, कृपया। गू पॉइजन से पीड़ित ओल्ड बाल इतना डर गया कि वह तुरंत ग्रैनी गू के चरणों में गिर गया और दया की भीख मांगने लगा। हालांकि ग्रैनी गू, जो कभी किसी अपमान को बिना बदला लिए नहीं जाने देती थी, का उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने हाथ से इनर्जी का एक झोंका लहराया और उसका सिर काट दिया। उसे मारने के बाद उसने उसकी लाश को भी नहीं बख्शा। बड़े सांप ने सीधे ओल्ड बाल की लाश को निगल लिया। श्रुति कपूर और ड्राइवर, जो कार में बैठे थे और यह सब होते हुए देख रहे थे, पत्थर हो गए। विशेष रूप से ड्राइवर, जो इतना डर गया था कि उसकी पैंट गीली हो गई। ओल्ड बाल को मारने के बाद ग्रैनी गू कार की ओर चली। उसने कार का दरवाजा खोला और श्रुति कपूर का हाथ पकड़ लिया। लड़की काफी सुंदर है, लेकिन मुझे, ग्रैनी को, तुम जैसी सुंदर महिलाओं को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने श्रुति कपूर को ऊपर उठाया, भयानक रूप से हंसते हुए। उसके शरीर के चारों ओर लिपटे जहरीले सांप भी इस समय श्रुति कपूर पर फुफकार रहे थे। आह! श्रुति कपूर दहशत में चिल्लाई। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह बेहोश हो गई। ग्रैनी गू ने श्रुति कपूर का अपहरण कर लिया और उसे मेरानूर के बाहरी इलाके में एक गुफा में ले गईं। यह गुफा फिलहाल के लिए उनका संचालन आधार थी। उन्होंने वहां एक सांपों की मांद बनाई थी। इस समय सांपों की मांद के अंदर जहरीले सांपों का एक समूह इधर-उधर रेंग रहा था और एक दूसरे से उलझा हुआ था। ये दृश्य इतना परेशान करने वाला था कि इसे देखना असहनीय था। अब तक श्रुति कपूर जाग चुकी थी और रोती हुई आवाज में उसने कहा, सीनियर ग्रैनी गू, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? मेरे उस नौकर ने आपको डांटा था, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रैनी गू अजीब तरह से हंसी। मैंने तुम्हें इसलिए पकड़ा है क्योंकि तुम अभिनव की महिला हो। उस अभिनव ने मेरे बेटे को मार डाला। उसने मुझे, सफेद बालों वाली महिला को, काले बालों वाले व्यक्ति को अंतिम विदाई देने पर मजबूर किया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह अनुभव करे कि मौत से बदतर होना कैसा लगता है। मैं उसे अपनी आँखों से उसकी प्यारी महिला को तड़पते हुए देखने देना चाहती हूँ। ये सुनकर श्रुति कपूर दंग रह गई और जल्दी से समझाने की कोशिश की। ग्रैनी गू, आपने मुझे गलत समझा है। मेरा अभिनव से कोई संबंध नहीं है। मैं भी अभिनव से नफरत करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आप उसे मार डालें। मैं उसकी महिला कैसे हो सकती हूँ? हा हा हा। हालांकि
श्रुति कपूर का स्पष्टीकरण सुनने के बाद ग्रैनी गू ने सीधे उपहास किया, लड़की, तुम मुझे धोखा देने के लिए अभी बहुत कच्ची हो। अपनी चालाक छोटी चालें बंद करो। हताश होकर श्रुति कपूर ने कहा, सीनियर ग्रैनी गू, मैं बिल्कुल भी चालाक नहीं बन रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ वह सच है। मेरा वास्तव में अभिनव के साथ कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो। ग्रैनी गू जोर से चिल्लाई, यह दृढ़ता से मानते हुए कि वह अभिनव की महिला थी। उसने सोचा कि श्रुति कपूर की दलीलें केवल उसे धोखा देने, उसकी रिहाई सुरक्षित करने का एक प्रयास थीं। ग्रैनी गू किस तरह की व्यक्ति थी? वह संभवतः उससे कैसे मूर्ख बन सकती थी? सीनियर ग्रैनी गू, आपने वास्तव में गलत समझा है। काश मैं अभी मर सकती। आह, ओह, उहम, आह है। श्रुति कपूर समझाना जारी रखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह बोली, उसने पाया कि वह अब और बोल नहीं सकती थी। पता चला कि ग्रैनी गू उससे और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने उस पर सीधे साइलेंस गू लगा दिया था। इस गू का मतलब था कि वह पूरे एक दिन तक बोल नहीं सकती थी। वह केवल दबी हुई आवाजें निकाल सकती थी। आंसू बहाने की कगार पर निराश, वह समझाना चाहती थी, स्पष्ट करना चाहती थी कि उसका अभिनव के साथ कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसे दुखद रूप से गलत समझा गया था। बोलने की चाहत लेकिन असमर्थ होने की भावना पूरी तरह से असहनीय थी। हे, तुम बहुत सुंदर हो, इतनी गोरी और कोमल त्वचा के साथ। अगर मैं तुम्हें सांपों की गुफा में फेंक दूं, जहरीले सांपों द्वारा काटे जाने के लिए, तो मुझे आश्चर्य है कि तुम कब तक सहन कर पाओगी। ग्रैनी गू ने पापी तरीके से कहा। यह सुनकर श्रुति कपूर और भी घबरा गई। उसने समझाने की कोशिश करते हुए उन्मत्त इशारे किए, लेकिन चूंकि ग्रैनी गू ने पहले उस पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए अब और भी कम संभावना थी। ग्रैनी गू ने श्रुति कपूर को पकड़ा और उसे सीधे सांपों की मांद में फेंक दिया। आह! वे जहरीले सांप उसके चारों ओर लिपटने लगे। उनमें से कई ने उसे काटना शुरू कर दिया। वह पीड़ा में थी। उसकी पीड़ा मौत से भी बदतर थी। अभिनव, तुमने वास्तव में इस बार मुझे बर्बाद कर दिया। वह अंदर ही अंदर विलाप कर रही थी। उसका अभिनव से कोई लेना देना नहीं था और उसने उसका दुश्मन होने की कसम भी खाई थी। फिर भी अब उसे उसकी जगह तड़पाया जा रहा था। यह अग्नि परीक्षा देखने में बस बहुत भयानक थी। ग्रैनी गू भी पूरी तरह से निर्दयी थी। उसने जानबूझकर गू सांपों को उसे काटकर मारने नहीं दिया। इसके बजाय उसने उसे तड़पाया, उसे अंतहीन दर्द सहने पर मजबूर किया। हे, अगर अभिनव आता है तो तुम्हें इतने दर्द में देखकर निश्चित रूप से उसे मौत से भी बदतर महसूस होगा। ग्रैनी गू की भयानक हंसी पूरी गुफा में गूंज उठी, जिससे पूरी जगह एक सर्द आभा से भर गई। अभिनव शांतला रिसॉर्ट के विला में रह रहा था। ग्रैनी गू के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन एक और दिन बीत जाने के बाद भी उनके न आने पर वह सोचने लगा कि वह क्या कर रही हैं। उनकी उपस्थिति के बिना उनकी चीका जरा सा भी निशान पीछे नहीं छूटा। अभिनव स्वाभाविक रूप से उनका पता नहीं लगा सकता था, जैसा कि उसने पहले स्नेक वुमन को ढूंढा था। उसके पास उनके कदम उठाने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अभिनव ने विला में एक और दिन इंतजार किया। उस सुबह उसे एक पत्र मिला। अभिनव, तुम्हारी महिला अब मेरे हाथों में है। उसे 2 दिनों से तड़पाया जा रहा है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मेलिंग माउंटेन आओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी महिला को मेरे गुज़हर के तहत मरते हुए देखो। पत्र पढ़ने के बाद अभिनव का चेहरा काफी बदल गया। उसका पहला विचार ये था कि या तो सिमन कपूर या अनिका जी का अपहरण कर लिया गया था। उसने तुरंत दोनों महिलाओं को फोन किया। हालांकि दोनों ने कहा कि वे अस्पताल में थीं और उनका अपहरण नहीं किया गया था। उसने फिर संजीव नड्डा के साथ इसकी पुष्टि की। संजीव नड्डा से खबर वही थी। दोनों महिलाएं हमेशा ड्रैगन गेट विशेषज्ञों की सुरक्षा में थीं और उन्हें किसी ने नहीं लिया था। इस बिंदु पर अभिनव हैरान था। ग्रैनी गू क्या खेल रही हैं?
उसने सोचा, पूरी तरह से चकित। भ्रमित होने के बावजूद पत्र ने ग्रैनी गू का ठिकाना भी प्रदान किया। अभिनव ने फिर हमला करने की पहल की। वह उस पहाड़ की ओर बढ़ा जिसका उसने संकेत दिया था। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद वह पहाड़ की तलहटी में पहुंचा। अपनी ट्रैकिंग क्षमताओं का उपयोग करते हुए उसने आखिरकार एक गुफा में एक भयानक चीज का पता लगा लिया। वह ग्रैनी गू होनी चाहिए। अभिनव अपने आप से बड़बड़ाया, गुफा की ओर बढ़ते हुए। जैसे जैसे वह करीब आया, उसने एक और परिचित चीज महसूस की। वह श्रुति कपूर है। वह भी यहाँ क्यों है? और उसकी ची फीकी है। ऐसा लगता है कि वह गंभीर रूप से घायल है। अभिनव हैरान और भ्रमित था। जब अभिनव ने गुफा में प्रवेश किया तो उसने अंदर की स्थिति देखी। गुफा में पत्थर के बिस्तर पर 1 मीटर से भी कम लंबी ग्रैनी गू पालथी मार कर बैठी थी, जो जहरीले सांपों के घने समूह में लिपटी हुई थी। एक बेहद खौफनाक दृश्य पेश कर रही थी। उनके बगल में एक सांपों की मांद थी। एक अस्त-व्यस्त महिला अंदर पड़ी थी, जहरीले सांपों के कुतरने से पीड़ित थी। वह अपने मुंह से दर्द की आह आवाजें निकाल रही थी। भले ही वह व्यक्ति घावों से ढका हुआ था, अभिनव ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। वह वास्तव में श्रुति कपूर थी। श्रुति कपूर ने भी स्पष्ट रूप से अभिनव को देखा। एक ही पल में उसकी आंखों में आशा की एक किरण चमक उठी, जो निराशा से भरी हुई थी। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी। दुर्भाग्य से वह अभी भी बोल नहीं सकती थी। क्या तुम अभिनव हो, जिसने मेरे बेटे को मार डाला? उस समय पत्थर के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी बूढ़ी ग्रैनी गू ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक हरी ठंडी चमक बाहर निकली, भयानक रूप से तीव्र। इस समय अभिनव ने भी बूढ़ी औरत को आंकना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया। क्या आप ग्रैनी गू हैं? अभिनव ने वापस पूछा। ग्रैनी गू ने एक कठोर, खिलखिलाती हुई हंसी छोड़ी। चूंकि तुमने मेरे बारे में सुना है, तो तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? अभिनव ने उदासीनता से उत्तर दिया, आपका बेटा अंशित दुष्ट था और उसने अंधाधुंध लोगों को मारा। चूंकि मैं उससे टकरा गया, स्वाभाविक रूप से मेरे पास खड़े रहने और कुछ न करने का कोई कारण नहीं था। मौत को दावत दे रहे हो अभिनव, मेरे बेटे को मारने के लिए मैं तुम्हें मौत की कामना करने पर मजबूर कर दूंगी। बूढ़ी ग्रैनी गू ने अभिनव को गुस्से से घूरा। अचानक उसने सांपों के गड्ढे में श्रुति कपूर की ओर देखा और उपहास किया। अभिनव, अब तुम उस महिला को देख रहे हो जिसे तुम प्यार करते हो, जहरीले सांपों के कुतरने से पीड़ित है। क्या ये दिल दहला देने वाला नहीं है? ये सुनकर अभिनव काफी देर तक दंग रह गया। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया। इस समय उसे आखिरकार एहसास हुआ। पता चला कि ग्रैनी गू ने बहुत बड़ी गलती की थी। श्रुति कपूर को उसकी प्रेमिका समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने उसे यातना के लिए पकड़ लिया था। श्रुति कपूर उसके लिए सजा भुगत रही थी। वह इस समय श्रुति कपूर ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह बोल नहीं सकती थी। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था कि वह फिर से समझाना चाहती थी। हाँ, अपनी प्रेमिका को अत्यधिक यातना सहते हुए देखना, सहन करना मुश्किल होगा, है ना? लेकिन यह अंत नहीं है। अगला मुख्य शो है। इतना कहकर उसने अपने बड़े काले सांप को बुलाया। बड़ा काला सांप बहुत विशाल था, 10 मीटर लंबा और पानी के बैरल जितना मोटा। जब अभिनव ने उसे देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये बड़ा काला सांप एक नेचुरल गू क्रिएचर है। अभिनव ने उसे लालच से देखा। ऐसे नेचुरल गू क्रिएचर में हेवनली और अर्थली ट्रेजर्स के समान प्रभाव होते हैं। पिछली बार अभिनव ने अमनदीप को मार डाला था और लाइफ गू वर्माइस एंड फायर गुटोइड उसके शरीर से रेंगकर बाहर निकला था, जो एक नेचुरल गू क्रिएचर था। इसे अभिनव द्वारा मारा गया और रिफाइन किया गया था। इसके प्रभाव हेवनली और अर्थली ट्रेजर के बराबर थे। अब ये बड़ा काला सांप आइस एंड फायर गुटोइड जैसा ही था।
यदि वह इसे मार सकता और रिफाइन कर सकता तो अभिनव की ताकत में काफी सुधार होगा। बड़े काले सांप के बाहर रेंगने के बाद ग्रैनी गू के आदेश के तहत उसने सांपों के गड्ढे में श्रुति कपूर की ओर एक लाल धुंध थूकी। धुंध तुरंत श्रुति कपूर की नाक और मुंह में प्रवेश कर गई। धुंध को अंदर लेने के बाद उसका पूरा शरीर लाल होने लगा और उसने अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। उसकी उपस्थिति किसी ऐसे व्यक्ति की तरह थी जिसने एक मजबूत कामोत्तेजक दवा ली हो। उस समय ग्रैनी गू खिलखिलाई, अभिनव, यह लव गू लस्ट स्नेक। जो धुआं यह छोड़ता है वह दुनिया की सबसे शुद्ध महिला को सबसे भ्रष्ट में बदल सकता है। एक आदमी के रूप में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अपमान, सबसे दर्दनाक बात उस महिला को देखना है जिसे आप प्यार करते हैं किसी और आदमी के साथ बिस्तर पर। अब मैं तुम्हें अपनी आंखों से इस दर्द का गवाह बनने दूंगी। बोलने के बाद उसने ताली बजाई। गुफा के अंदर से कई मजबूत पुरुष, जो जंगली पुरुषों की तरह दिख रहे थे, बाहर निकले। ये पुरुष उसके नौकर थे, जिनका उपयोग वह नियमित रूप से गू पालने के लिए करती थी। तुम लोग भाग्यशाली हो। वह महिला, मैं उसे तुम्हें सौंपती हूँ। उसके साथ जैसे चाहो खेलो। जब जंगली दिखने वाले नौकरों ने ग्रैनी गू की बातें सुनी तो उनकी आंखें जानवर जैसी रोशनी से चमक उठीं। उन्होंने फिर श्रुति कपूर की ओर बढ़ने की तैयारी की। इस बिंदु पर श्रुति कपूर पहले से ही चकित और प्रलाप कर रही थी। हालांकि अभिनव श्रुति कपूर से परिचित नहीं था और वे विरोधी पक्षों पर भी थे, स्वाभाविक रूप से वह बस खड़ा होकर ग्रैनी गू के इन नौकरों को उसे बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए उसने हस्तक्षेप करने के लिए पहले ही एक चाल चल दी थी। ग्रैनी गू, मैं आपको सच बताता हूँ। इस महिला का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, आपको उसे जाने देना चाहिए। अभिनव ने कहा। है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस पर विश्वास करूंगी? उस महिला ने मुझे वही बात बताई थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? ग्रैनी गू ने स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं किया। उसने अपने नौकरों को जल्दी से काम करने का आदेश दिया। नौकर पहले से ही सांपों के गड्ढे पर थे और जैसे ही उनके हाथ श्रुति कपूर को छूने वाले थे, अभिनव ने अपनी चाल चली। शू 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 5 सिल्वर नीडल्स उड़ गईं, 5 नौकरों की ओर शूट करते हुए। एक ही पल में वे सभी मारे गए। ग्रैनी गू ने उन्हें नहीं रोका। इसके बजाय उसने हंसते हुए कहा, उन्हें मारकर तुमने अपनी प्रेमिका की मौत का कारण बना दिया है, क्योंकि अगर उसे 1 घंटे के भीतर कोई पुरुष नहीं मिलता है तो वह फट जाएगी और मर जाएगी। अब यहाँ तुम्हारे अलावा कोई पुरुष नहीं बचा है और मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें उसे ठीक करने के लिए जाने नहीं दूंगी। तुम केवल उसे डूबते और मरते हुए देख सकते हो। जी, उसने एक डरावनी हंसी छोड़ी। उस समय अभिनव को पहले से ही मारने का एक भारी इरादा महसूस हुआ। इस व्यक्ति की बदले की इच्छा बहुत प्रबल थी। उसे जीवित छोड़ना अंतहीन परेशानी होगी। ग्रैनी गू, क्या होगा अगर मैं सीधे आपको मार दूं और फिर उसे ठीक करने जाऊं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? ग्रैनी गू ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अभिनव ने हल्की मुस्कान बिखेरी। स्नेक वुमन और स्कॉर्पियन किंग ने मुझसे पहले यही बात कही थी और अब वे दोनों मर चुके हैं। ओह, और तुम्हारा बेटा अंशित, मौत को दावत दे रहे हो। अभिनव को अपने बेटे का जिक्र करते सुनकर ग्रैनी गू तुरंत उग्र हो गई और अभिनव पर टूट पड़ी। उनके जहरीले सांप अभिनव पर लपके। पफ पफ पफ। अभिनव ने इनर्जी की एक श्रृंखला घुमाई जो सफेद रोशनी की धारियों में बदल गई, ब्लेड की तरह जहरीले सांपों को काट दिया। यह देखकर ग्रैनी गू ने सांस ली। निश्चित रूप से एक एक्सप्लोसिव ची मास्टर का कौशल, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मेरे लव गू लस्ट स्नेक का सामना कर सकते हो। इतना कहने के बाद उसने बड़े सांप को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसे अभिनव पर हमला करने का निर्देश दिया। बड़े काले सांप ने पहले की तरह ही कोहरा छोड़ा। वूश! लाल कोहरे ने तुरंत अभिनव को ढक लिया। यह देखकर
ग्रैनी गू पागलों की तरह हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। अभिनव, तुम्हें मेरे लव गू लस्ट स्नेक के जहर ने मार दिया है और तुम जल्द ही इसके वश में खो जाओगे। तुम संभवतः मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हो? अगर इस कोहरे में फंस जाता तो एक एक्सप्लोसिव ची मास्टर भी काफी प्रभावित होता। हालांकि श्रुति कपूर जितनी बुरी तरह से नहीं, फिर भी यह किसी की लड़ने की क्षमता को प्रभावित करता। युद्ध शक्ति कम से कम आधी कम हो जाती। हालांकि अभिनव ने लाल कोहरे को अंदर लिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। आइस एंड फायर 9 नीडल सीखने के बाद वह सभी जहरों के प्रति प्रतिरक्षित हो गया था। भले ही लस्ट गू पॉइजन शक्तिशाली था, लेकिन यह आइस एंड फायर 9 नीडल्स द्वारा दी गई प्रतिरक्षा का मुकाबला नहीं कर सकता था। बिग ब्लैक, इसे खा जाओ। ग्रैनी गू बड़े काले सांप पर दहाड़ी। बड़ा काला सांप उसके आदेश का पालन करते हुए अपना खूनी बड़ा मुंह खोला और अभिनव को निगलने के लिए लपका। पलक झपकते ही अभिनव ने अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने हाथ में एक इनर्जी ब्लेड प्रकट कर दिया। फिर ब्लेड के साथ उसने बड़े काले सांप के सिर पर वार किया। हिस! ब्लेड ने बड़े काले सांप के सिर पर वार किया, जिससे एक तेज, दर्दनाक चीख निकली। विशाल सांप का सिर तुरंत जमीन पर गिर गया और प्राणी मर गया। यह देखकर ग्रैनी गू सदमे में हांफने लगी, पूरी तरह से चकित। तुम वास्तव में ची ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो? इसने ग्रैनी गू को बेहद हैरान कर दिया। ऐसा लगता है कि आपकी जानकारी बहुत वर्तमान नहीं है, अभिनव ने उदासीनता से कहा। ग्रैनी गू का चेहरा लोहे जैसा नीला पड़ गया। उनकी सांप जैसी आंखें अभिनव पर तीव्रता से टिकी हुई थीं। तुम केवल 20 साल के हो, फिर भी तुम इंटरनल ची ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। ऐसी क्षमता और प्रतिभा के साथ अगले 10 वर्षों में क्या तुम सबसे मजबूत अर्थ रियल्म चिकित्सकों में से एक नहीं बन जाओगे? यह भयानक है, ग्रैनी गू बड़बड़ाई। अगर उन्हें पता होता कि अभिनव ने केवल 3 साल तक कल्टिवेट किया है, एक साधारण व्यक्ति से इस स्तर तक बदल गया है, तो वह शायद अर्थ रियल्म पावर हाउस तक पहुंचने के लिए 10 साल का उल्लेख नहीं करती। अभिनव उनके साथ शब्द बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसने उस बड़े काले सांप की ओर देखा जिसका सिर उसने काट दिया था। ये बड़ा काला सांप एक नेचुरल गू क्रिएचर था और उसने पहले ही अपने शरीर के अंदर एक स्नेक पिल बना लिया था। इस स्नेक पिल का उपभोग और रिफाइन करना हेवनली और अर्थली ट्रेजर का उपभोग करने जैसा होगा। लेकिन अभी स्नेक पिल निकालने का समय नहीं था, क्योंकि उसे अभी भी ग्रैनी गू से निपटना था। इस समय ग्रैनी गू ने भी कोई दया नहीं दिखाई। यह महसूस करने के बाद कि अभिनव इंटरनल ची ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, वह उसे मारने के लिए दृढ़ थी। बच्चे, तुम्हें हमें उकसाना नहीं चाहिए था। तुम्हारे पास अर्थ रियल्म पावर हाउस, शायद महान हेवनली रियल्म पावर हाउस बनने का भी बहुत अच्छा मौका था। लेकिन अब तुम यहाँ मरने वाले हो। हाँ, मैंने पहले ही ऐसी बहुत सी बातें सुनी हैं, अभिनव ने उपहास किया। क्या ऐसा है? तो यह आखिरी बार होगा जब तुम उन्हें सुनोगे। इतना कहने के बाद ग्रैनी गू ने अपनी इनर ची को संघनित करना शुरू कर दिया। वह भी ची ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती थी। इस समय उन्होंने अपनी इनर ची को प्रसारित किया, इसे अपने हाथों में केंद्रित किया। उनकी इनर ची का रंग वास्तव में काला था और इसमें अत्यधिक जहर था। उन्होंने फिर अपने हाथों में अपनी इनर ची को एक इनर ची पॉइजन्य स्नेक में संघनित किया। इनर ची पॉइजन्य स्नेक का आकार बड़ा और लंबा होता गया जैसे जैसे वह ध्यान केंद्रित करती रही। अंततः पहले वाले बड़े काले सांप के आकार तक पहुंच गया। यह ग्रैनी गू की सीमा थी। उन्होंने इस हमले में कुछ भी पीछे नहीं रखा। यह उनके जीवन का सबसे मजबूत प्रहार था। जाओ। जब इनर्जी पॉइजन्य स्नेक पूरी तरह से संघनित हो गया तो ग्रैनी गू ने विस्फोटक रूप से चिल्लाया और विशाल इनर्जी पॉइजन्य स्नेक अभिनव पर लपका। इस इनर्जी पॉइजन्य स्नेक का हमला बड़े काले सांप के हमले से भी ज्यादा भयानक था। इसमें विनाश की एक भयानक शक्ति थी और यह अत्यधिक जहर से लदी थी। और चूंकि यह ची ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूप था, बस इसे छूने का मतलब जहर खाना होगा। पहले
इसी चाल से ग्रैनी गू ने ड्रैगन रैंकिंग पर 13वें मास्टर को मारने में कामयाबी हासिल की थी। और इस बार हमला उससे भी ज्यादा डरावना था, जिसने ड्रैगन रैंकिंग में 10वें स्थान पर रहने वाले को मार डाला था। दुर्भाग्य से वह अब अभिनव के साथ काम कर रही थी, जो एक राक्षस चिकित्सक था। अभिनव उनके गू पॉइजन से बिल्कुल भी नहीं डरता था। भले ही इनर्ची में गू पॉइजन हो, अभिनव प्रतिरक्षित रहा। इस समय उसके हाथ में इनर्ची ब्लेड भी और मोटा होता गया। अंत में यह एक ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड जैसा लग रहा था, जो ड्रैगन को काटने में सक्षम था। बूम! अभिनव ने अपना ब्लेड घुमाया और इनर्ची ग्रेट स्नेक तुरंत तितर बितर हो गया। परिणाम काले धुएं के गुबार में बदल गया, जो हवा में तैर रहा था। ग्रैनी गू चिल्लाई, इनर्ची ग्रेट स्नेक को काटना बेकार है, तुम अभी भी मेरे गू द्वारा जहरीले हो गए हो। 10 सेकंड में तुम पूरी तरह से कमजोर हो जाओगे, कीचड़ के ढेर की तरह जमीन पर गिर जाओगे। उसने बोलते हुए उल्टी गिनती शुरू की। 10, 9, 8, 3, 2, 1। 10 तक गिनने के बावजूद अभिनव जमीन पर लकवाग्रस्त होने के अलावा कुछ भी नहीं था, जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी। इसके बजाय वह आगे बढ़ा, इनर्ची से बने ड्रैगन स्लेइंग ब्लेड को ले जाते हुए और उन पर घुमाया। ये कैसे संभव है? तुम पूरी तरह से अप्रभावित कैसे हो? मेरा गू पॉइजन तुम्हारे खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी क्यों है? ग्रैनी गू अविश्वसनीय रूप से हैरान थीं। उनके सिर पर सवाल मंडरा रहे थे। तुम मेरे इनर्जी पॉइजनियस गू से जहरीले हो गए हो। तुम पर इसका कोई असर क्यों नहीं हुआ? ग्रैनी गू समझ नहीं पा रही थीं और अविश्वास में जोर से चिल्लाई। अभिनव ने कुछ नहीं बोला। उसका जवाब उसकी ब्रॉड स्वॉर्ड का एक वार था। इनर्जी ब्लेड ग्रैनी गू के शरीर की ओर बढ़ा। ग्रैनी गू ने जल्दी से अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव ची को संघनित किया, विरोध करने की कोशिश की। हालांकि अभी अभी अपने इनर्जी सर्प को निष्पादित करने के बाद उनकी इनर्जी की खपत बहुत अधिक थी। इस समय उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव ची संघनित की थी, वह अभिनव के प्रहार को रोकने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थी। यह एक वार ग्रैनी गू की स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव ची पर लगा, जिससे वह तुरंत मकड़ी के जाले की तरह टूट गई और उनका शरीर उल्टा उड़ता हुआ भेजा गया, उनके पीछे गुफा की दीवार से भारी रूप से टकराया। खांसना खांसना। ग्रैनी गू ने ताजे खून की उल्टी की। उनका चेहरा सदमे से भरा था। अब जाकर उन्हें समझ आया कि अभिनव कितना भयानक था। तुम बहुत राक्षसी हो। केवल मैं ही नहीं, यहाँ तक कि वह पुराना अवशेष भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर बढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, तो मुझे डर है कि हॉल ऑफ डार्क किंग के होस्ट और वॉर डिपार्टमेंट के ड्रैगन किंग भी तुम्हारे लिए मुकाबला नहीं होंगे। हाँ, ये मत सोचो कि इस तरह मेरी चापलूसी करने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अभिनव ने अपने कंधे उचकाए, बोलते समय अपने होंठ सिकोड़ लिए। ग्रैनी गू निश्चित रूप से जानती थीं कि अभिनव उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट के रूप में लगातार कल्टिवेशन के कारण उसका स्वभाव बेहद ठंडा हो गया था और वह दुश्मन पर कभी दया नहीं दिखाएगा। अब उनके सामने केवल एक ही रास्ता था, भागना। वूश! ग्रैनी गू का शरीर सीधे एक गेंद में सिकुड़ गया और फिर पास के सांप के बिल में घुस गया। ओह! क्या यह बोन श्रिंकिंग स्किल है? ये तरीका कुछ नया है, अभिनव ने मन ही मन कहा। ग्रैनी गू की तकनीक से उसकी दिलचस्पी बढ़ गई, लेकिन यह सिर्फ एक गुजरती हुई जिज्ञासा थी। एक पल विचार करने के बाद उसने सिद्धांत का पता लगा लिया। ये शरीर को इनर्जी से भरने की एक विधि भी थी, जिसका उपयोग तेजी से भागने के लिए हड्डियों को सिकोड़ने के लिए किया जाता था। हालांकि इस तकनीक के साथ अभिनव की पकड़ से भागने की कोशिश करना केवल एक मूर्ख का सपना था। इस समय अभिनव ने एक बार फिर अपने हाथ में इनर्जी को संघनित किया। इनर्जी एक शार्प स्वॉर्ड में बदल गई, सीधे सांप के बिल में उड़ गई। आह! कुछ ही देर बाद सांप के बिल से एक चीख गूंजी। फिर काले ताजे खून का एक तालाब सांप के बिल से बाहर रिसने लगा। स्पष्ट रूप से इनर्जी से बनी शार्प स्वॉर्ड ने ग्रैनी गू को छेद दिया था।
काले खून का तालाब उनके शरीर से बह रहा था। सुरक्षित रहने के लिए अभिनव ने फिर से अपनी उंगली हिलाई, अपनी इनर्जी के साथ आग की एक गेंद बनाई और उसे सांप के बिल में गोली मार दी। थोड़ी देर बाद आग ने ग्रैनी गू को जला दिया, जिन्हें इनर्जी शार्प स्वॉर्ड ने छेद दिया था। ग्रैनी गू वास्तव में तलवार से पहले ही मारी जा चुकी थीं। आग अब केवल उनकी सिकुड़ी हुई लाश को जला रही थी। थोड़ी देर बाद ग्रैनी गू राख के ढेर में बदल गई। उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वह, जिन्होंने एक बार ड्रैगन रैंकिंग पर 13वें स्थान पर रहने वाले की हत्या करने का प्रयास किया था, इस नामहीन सांप के बिल में इतनी दयनीय स्थिति में मर जाएंगी। उन्हें मारने के बाद अभिनव लस्ट गू स्नेक की लाश के पास गया और उसके शरीर से एक स्नेक पिल निकाली। स्नेक पिल पूरी तरह से काली थी, जो डार्क ची की एक परत से घिरी हुई थी। आम लोगों के लिए ये स्नेक पिल एक जहर की गोली हो सकती है, लेकिन अभिनव के लिए ये एक हेवनली और अर्थली ट्रेजर की तरह कीमती थी। उसने जल्दी से इसे सुरक्षित किया और इसे अपनी छाती में रख लिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं चाहती हूँ। इस समय एक नाजुक शरीर ने खुद को अभिनव की बाहों में डाल दिया। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसका कारण खो गया था। जहरीले सांपों के काटने के कारण पूरे शरीर पर चोट और कई जगहों पर सूजन होने के बावजूद ये निर्विवाद था कि वह एक बेहद आकर्षक महिला थी। यह महिला कोई और नहीं बल्कि श्रुति कपूर थी, जिसे लस्ट गू स्नेक द्वारा जहर दिया गया था। अभिनव ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। श्रुति कपूर में लस्ट गू स्नेक के जहर को ठीक करने के लिए सबसे सरल तरीका वास्तव में वही होगा जो ग्रैनी गू ने सुझाया था। कोई भी पुरुष उससे जहर निकाल सकता था, लेकिन अभिनव स्वाभाविक रूप से ऐसा काम नहीं करेगा। उसके पास डिटॉक्सिफिकेशन का एक और तरीका था, और वह उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए आइस एंड फायर 9 नीडल्स का उपयोग कर रहा था। जल्दी करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। श्रुति कपूर एक धुंध में अपने शरीर की प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए अभिनव के शरीर को टटोल रही थी। अभिनव ने तुरंत उसके शरीर पर कुछ बिंदुओं को थपथपाया। पहले उत्तेजित श्रुति कपूर अचानक लंगड़ी हो गई और हिल नहीं सकी। अब अभिनव ने 2 सिल्वर नीडल्स निकाली और उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए आइस एंड फायर 9 नीडल्स का उपयोग किया। शू शू, सिल्वर नीडल्स उसके शरीर में घुस गईं, उसके भीतर से काले खून को बाहर निकाल दिया। उसका शरीर, जो बुखार से लाल हो गया था, धीरे धीरे ठंडा होने लगा। लगभग 10 मिनट बाद उसकी त्वचा पर लाली पूरी तरह से कम हो गई और उसकी आंखों में धुंध पूरी तरह से गायब हो गई। वह अपने होश में वापस आ गई। अभिनव ने फिर उसके शरीर के भीतर से सामान्य सांप के जहर को हटाने के लिए आगे बढ़ा। सब ठीक है, अब तुम ठीक हो। अभिनव ने सिल्वर नीडल्स वापस ले लीं और श्रुति कपूर से कहा। श्रुति कपूर ने अपने होंठ काटे और अभिनव को घूरा। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। उसे बचाने के लिए अभिनव के प्रति कोई कृतज्ञता महसूस नहीं हुई। अभिनव, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, श्रुति कपूर ने कड़वाहट से कहा। यह देखकर अभिनव ने ठंडेपन से सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें बचाया, और अगर तुम एहसानमंद होना नहीं जानती तो यह एक बात है, लेकिन दया का बदला दुश्मनी से। श्रुति कपूर चिल्लाई, अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मुझे कैसे पकड़ा जा सकता था? मैं इतना दर्द और अपमान कैसे सह सकती थी? बस यह सोचना कि वह कई पुरुषों के सामने अपना शरीर लगभग खो चुकी थी जो जंगली लोगों की तरह थे, उसे मतली महसूस करा रहा था। और पिछले 2 दिनों में जहरीले सांपों के हाथों उसे जो यातना मिली, उसे याद करके वह अत्यधिक नफरत से भर गई। उसने इस सब का दोष अभिनव पर मढ़ दिया। यह देखकर अभिनव ने ठंडेपन से कहा, यदि तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर निर्देशित करने पर जोर देती हो तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हो और मुझे मारने की कोशिश करती हो तो मैं निश्चित रूप से दया नहीं दिखाऊंगा। मैं दूसरों को नाराज नहीं करूंगा जब तक कि मुझे नाराज न किया जाए, लेकिन अगर कोई मुझे नाराज करता है तो मैं उसे 2 गुना चुकाऊंगा।
इतना कहकर उसने श्रुति कपूर पर अब कोई ध्यान नहीं दिया। वह मुड़ा और चला गया।